एग्जाम में पूछता है कि सुरक्षा कपट का सिद्धांत भारतीयों को किसने समझाया? कौन थे भाई? लाला लाजपत रॉय थे। उन्होंने 1910 में भारत को समझाया लोगों को। 3 सिद्धांत पढ़ने हैं, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी और थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। तो कांग्रेस का गठन का साथियों उद्देश्य सबसे पहला था कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध को मधुर बनाना। जरा आप सवाल का उत्तर दीजिए कि जब कांग्रेस का गठन हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक था। कांग्रेस का इतिहास ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। लॉर्ड लिट्टन भारत के अंदर में क्रूरतम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? एक आसान प्रश्न हमने लिया है आपसे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो इसके पहले प्रश्न डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, एनी बेसेंट, बदरुद्दीन तैयबजी और जॉर्ज यूल। तो आप आंसर क्या टिक करेंगे? आप आंसर टिक करेंगे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। करेक्ट। तो आप समझिए कि सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करते हैं। तो ये जो कांग्रेस शब्द है इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था साथियों? तो पुराना नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ। पूछेगा किसकी अनुशंसा पर इसका नाम बदला गया? तो दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा पर नाम बदला गया। तो इसका नाम क्या किया गया? तो इसका नाम किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं एग्जाम के अंदर में कि जो कांग्रेस शब्द है ये शब्द कहां से लिया गया? कि ये कहां से लिया गया? तो उत्तरी अमेरिका से लिया गया, नॉर्दर्न अमेरिका से लिया गया। अब आपसे सवाल पूछेगा कि शब्द का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर लोगों का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस शब्द का मतलब। कांग्रेस के गठन के सिद्धांत क्या थे? तो आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के गठन के मूलतः हमने 3 सिद्धांत पढ़े हैं। जो पहला सिद्धांत था उसे हमने कहा था, एग्जाम में भी पूछा गया है, सुरक्षा कपट का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व हमने कहा था आपसे। एग्जाम में पूछता है कि सुरक्षा कपट का सिद्धांत भारतीयों को किसने समझाया? तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे लाला लाजपत रॉय। कौन थे भाई? लाला लाजपत रॉय थे। उन्होंने 1910 में भारत को समझाया लोगों को। दूसरी जो सिद्धांत की हम बात करते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? तो थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में लिखते हैं षड्यंत्र का सिद्धांत। हिंदी में हम क्या कहते हैं? सभी लोगों को याद होना चाहिए, तीनों सिद्धांत का नाम याद होना चाहिए। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आखिर इस थ्योरी ऑफ षड्यंत्र को किसने दिया? तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे रजनी पालमे दत्त। जब जब मैं कहूं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो लिखा कीजिए, क्योंकि उससे चीजें याद होती हैं। रजनी पालमे दत्त। तीसरा सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, जिसे आप कहते हैं त्वरित चालक का सिद्धांत। तो ये किसने दिया? तो आपको ही पता है कि ये भारतीयों को बताया गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये 3 सिद्धांत आपको पढ़ने हैं साथियों, 3 सिद्धांत पढ़ने हैं, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी और थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। अब साथियों कांग्रेस के अगर हम गठन के उद्देश्य की बात करें तो कांग्रेस का गठन का साथियों उद्देश्य सबसे पहला था कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध को मधुर बनाना, है ना। उसके साथ ही साथ और अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो भारतीय जनमानस की समस्याओं का समाधान कराना। उसके अलावा और क्या था भाई? भारतीयों में एकता को लाना, भारतीयों में एकता की भावना प्रदर्शित करना। ये 3 मूल उद्देश्य और भी हैं, बहुत सारे हमने डिटेल में पढ़े थे। तो ये कांग्रेस के उद्देश्य हो गए। अब अध्यक्षता की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हुआ करते थे। एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी? तो आप भी जानते हैं 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष बनी। इन्हीं के अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। बदरुद्दीन तैयब जी की बात कर लें, 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष बनाए गए बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के अंदर में। और जब ये बदरुद्दीन अध्यक्ष बने तो वैसी परिस्थिति के अंदर में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहे गए। इनका ही वो अधिवेशन था जब पहली बार हिंदी में इस अधिवेशन में भाषण दिया गया था। यही वो 1887 का अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में नारा दिया गया कांग्रेसी बनो, क्योंकि कांग्रेस में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ना था, इसीलिए इसमें नारा दिया गया कि कांग्रेसी बनो। मैं जरा आपसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछता हूं, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, जरा आप सवाल का उत्तर दीजिए कि जब कांग्रेस का गठन हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? आने लगा है उत्तर सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। लॉर्ड डफरिन। बहुत लोग कर्जन कह रहे हैं, कर्जन नहीं भाई, लॉर्ड डफरिन, बिल्कुल सही। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। अब सुनिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों। साथियों आप सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर को हुआ था और इसकी बैठक साथियों 20 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक चली थी। 20 दिसंबर से इस बैठक की शुरुआत हुई थी। इस सदस्य में कुल सदस्यों की अगर हम बात करें तो 72 हुआ करता था। इस समय साथियों अगर हम बात करें तो आईएनसी की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। और साथियों अगर हम लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 के बीच का होता है। उसके अलावा अगर साथियों हम बात करें कि कांग्रेस भारत का पहला राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। यह यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाद में इसका उद्देश्य क्या हो गया, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य देश में शासन में अधिकाधिक भारतीयों को शामिल करना था। बाद में इसका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता तक बढ़ा दिया गया। अब पूर्ण स्वतंत्रता से संबंधित 3 बातें हैं। 1925 में पहली बार प्रस्ताव पेश किया गया लेकिन रिजेक्ट हो गया। फिर 1927 में यह कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित हो गया, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया और 1929 के लाहौर अधिवेशन में, यह अधिवेशन में क्या हुआ तो पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। साथियों, पूर्ण स्वराज पारित हुआ। अपने प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस एक उदारवादी संगठन था। अब साथियों, आपको उदारवादी का मतलब पता होगा। उदारवादी कहने का तात्पर्य यह था कि वो लोग जो कांग्रेस की नीतियों में भरोसा रखते थे, वो लोग साथियों अनुनय विनय की नीति का अनुसरण करते थे, यानी अंग्रेजों के सामने फोल्डेड हैंड पॉलिसी का पालन करते थे। वो लोग जो 3P पॉलिसी का पालन करते थे, यानी वैसे लोग साथियों कांग्रेस के उदारवादी कहे जाते हैं। जो पहला P का मतलब होता है प्रेयर, यानी याचना करते थे। दूसरा P का मतलब होता है पिटीशन, यानी इनको स्मरण पत्र देते थे। और तीसरा P का मतलब होता है प्रोटेस्ट, यानी संवैधानिक दायरों में रहकर प्रदर्शन करते थे। वो लोग उदारवादी कहे जाते थे। कांग्रेस की प्रारंभिक विचारधारा उदारवादी थी और 1885 से लेकर 1905 तक जो कांग्रेस में चरण रहा वो उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी मांगे सिविल सर्विसेज की सेवा हुआ करती थी, ये भी आप जानते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार कब आया साथियों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा के साथ पूर्व ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। अगर हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात करें तो आप भी जानते हैं कि ये स्कॉटलैंड के निवासी हुआ करते थे, कि ये व्यक्ति जो है ये ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारी थे, या यूं कहें कि ये आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे। ये आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे। इन्होंने बंगाल सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था। बंगाल कैडर के अधिकारी थे। 1849 में इन्होंने ज्वाइन किया था और 1882 में ये रिटायर्ड हुए थे। इन्हें साथियों हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि दी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है पहला अधिवेशन आप सभी जानते हैं कि बॉम्बे में आयोजित किया गया, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया, तो यहां 72 सदस्यों को शामिल किया गया था। उसके अलावा इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, जो WC बैनर्जी बने, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। 4 प्रश्न यहां से चारों एग्जाम में आता है। आपसे पूछता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप कहेंगे एनी बेसेंट। तीसरा आपसे पूछता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू। और आपसे पूछेगा कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे साथियों जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले कहेंगे। आप इस बात को समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्व क्या था, सबसे पहला जो महत्व है साथियों वो ये है कि यह शक्तिशाली राजनीतिक दल के रूप में काम हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम राजनीतिक दल कौन सा है, तो प्रथम राजनीतिक दल कांग्रेस हुआ करता था। कई बार पूछता है कि द्वितीय राजनीतिक दल कौन सा है, तो याद रखेंगे द्वितीय आधिकारिक रूप से राजनीतिक दल जिसको स्वीकृति मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम लीग हुआ करता था साथियों। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन का यह केंद्र रहा। भारत की स्वतंत्रता की पूरी कहानी साथियों कांग्रेस के इर्द गिर्द ही लिखी जाती है। इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितनी ज्यादा जरूरी थी और स्वतंत्रता के केंद्र में कांग्रेस हुआ करती थी। तीसरा पॉइंट है कांग्रेस के गठन होने के बाद साथियों यह फायदा हुआ कि यह पूरा इलाका इस तमाम पूरे भारत के लोग एक जगह साल में एक बार मिलने लगे, और जब ये एक बार मिलने लगे तो ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर में लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। और जब भारत के लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक जाने लगेंगे तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रीय एकता जो है सुदृढ़ होगी, और जब राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी साथियों तो वैसी परिस्थिति के अंदर में देश विकास की गति को प्राप्त करेगा। अब लॉर्ड डफरिन की बात कर लेते हैं साथियों। आप सबको पता है कि लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय हुआ करते थे। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल अभी मैंने बताया 1884 से लेकर 1888 तक था। तो मैं जरा यहां पर 3 नाम लिखता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, तो लॉर्ड लिट्टन की बात करूंगा साथियों। लॉर्ड लिट्टन भारत के अंदर में क्रूरतम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं और 1876 से 1880 तक इस वायसराय का शासन रहा। दूसरा मैं साथियों जिसकी बात करूंगा वो लॉर्ड रिपन है। आप जानते हैं कि
लॉर्ड लिट्टन की दमनकारी नीतियां, जैसे शस्त्र अधिनियम, जैसे आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इन सबको रिलीफ किसने दिया? तो लॉर्ड रिपन ने दिया। और इसका कार्यकाल आप सब लोग कमेंट कीजिए 1880 से लेकर 1884 तक। तो इसके बाद साथियों लॉर्ड डफरिन आते हैं, और लॉर्ड डफरिन का साथियों अगर कार्यकाल की बात करें तो 1884 से लेकर 1888 तक। ये तीन नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लॉर्ड डफरिन की अगर हम शिक्षा की बात करें तो डफरिन ने ईटन और क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त की थी। अगर हम लॉर्ड डफरिन के कूटनीतिक बातों की बात करें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्होंने 1860 में सीरिया में ब्रिटिश कमिश्नर के रूप में, 1864 से 1866 तक भारत के लिए अवर सचिव के रूप में, 66 में युद्धों के अवर सचिव के रूप में, 1872 से 78 में कनाडा के गवर्नर जनरल, और 1879 में सेंट पीटर्सबर्ग में राजदूत, और 1881 में तुर्की में राजदूत थे। भारत में अगर कोई व्यक्ति वॉयसरॉय बनाया जाता था तो वैसे ही वॉयसरॉय नहीं बनता था, उसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता था, और इन्हीं एक्सपीरियंसेस के आधार पर साथियों इसका चयन होता था। ठीक है जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का महत्व क्या है? सबसे पहले भारतीय में राजनीतिक शून्यता थी। आईएनसी की स्थापना ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता आंदोलन का मार्गदर्शन इन्होंने किया। आपको पता है कि इन्होंने अभी अभी हमने बताया कि भारत में कांग्रेस का इतिहास ही राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है। तीसरा, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और चौथा, भारतीय राजनीति में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उसके अलावा स्थापना तिथि 28 दिसंबर 1885, स्थापना स्थान बॉम्बे के अंदर में कहां था? तो आपको भी पता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। उसके अलावा अगर हम बात करें पहले अध्यक्ष की तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। मीटिंग कांग्रेस की शुरू हुई 20 दिसंबर से बैठक शुरू हुई थी, 31 दिसंबर तक चली थी। कुल सदस्यों की संख्या 72 हुआ करती थी, जिसमें हिंदू की अगर बात करें तो 54 हिंदू हुआ करते थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वॉयसरॉय हुआ करते थे। भारत के अंदर में कांग्रेस के विकास के चरणों की बात करें तो कांग्रेस मूलतः उदारवादी काल के अगर हम बात करते हैं तो 1885 से लेकर 1905 का जो टाइम पीरियड है वो उदारवादी चरण की बात करता है, जहां उदारवादियों का एक संगठन था जिनका तरीका क्या था? तो ये संवैधानिक तरीके से कोई भी कार्य करते थे, कोई भी कार्य असंवैधानिक नहीं, कोई हिंसात्मक बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक तरीके से और बात विचार तक ही इन्होंने अपने विचारधारा को क्या रखा था? तो संवाद तक ही अपने आप को सीमित रखा था। ठीक है। उसके अलावा उग्रवादी आंदोलन की या उग्र राष्ट्रवादी की बात करते हैं तो 1905 से लेकर के 1919 की बात करते हैं, जहां पे आप बाल लाल पाल घोष की बात करते हैं, और फिर जाकर आंदोलन स्वतंत्रता की मांग की ओर बढ़ जाता है।